Hello, students. Welcome back. Students, today's video is going to be part 7 of our current affairs series. And in this video, we will cover important current affairs from July 27 to August 6. And these are the sources from where current affairs have been borrowed: Indian Express newspaper, The Hindu newspaper, and Down to Earth magazine. And these are the main topics that we are going to deal with in today's video. So let's begin with the first news. India has the highest rate of wasting in the world despite 30% decrease in undernourishment since 2006. This is very alarming news for India, very critical situation for Indian population as well. इंडिया के अंदर ना हाईएस्ट रेट ऑफ वेस्टिंग है. नाउ व्हाट इज वेस्टिंग? वेस्टिंग सिंपली मीन्स लो वेट फॉर हाइट. लो वेट फॉर हाइट, जब आपका वजन कम है इन प्रोपोर्शन टू योर हाइट. फॉर एग्जाम्पल, देर इज एन इंडिविजुअल ए, ही इज 5 foot 10 inch, but his weight is 40 kg. So what that indicates? That he suffers from wasting. So इंडिया के अंदर जो वेस्टिंग की रेट है ना, दैट इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. ओके, नाउ इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज हु कंपाइल्स दिस रिपोर्ट. जो ये यूनाइटेड नेशंस की स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट है ना, इसको कौन कौन सी एजेंसीज कंपाइल करती हैं? विच आर दोज एजेंसीज? द वन इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अनदर इज इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, third one is UNICEF, UN Children's Fund, and other is World Food Program, and the last one is World Health Organization. So यहाँ से जो अगर MCQ बनता है ना, वो बनता है that UPSC might ask you which amongst the following agencies of United Nations compile State of Food Security and Nutrition in the World Report. तो आपको इन पांचों का नाम याद रखना है. Okay. Now, moving on to the key details of the report regarding India. The report laid down that 18.7% of Indian children, 18.7% of Indian children under the age of 5 suffered from wasting in 2024, the highest rate in the world. इंडिया के वो चिल्ड्रन जो बिलो 5 एज के हैं ना, उनका 18.7% इस से सफ़र करता है. They suffer from this chronic problem. 18.7%. That is nearly 1/5. Nearly 1/5 children below 5. Okay, children below 5. अगर यूपीएससी आपको स्टेटमेंट दे दे कि क्या बोलते हैं, nearly 1/5 children of India below 5 suffer from wasting, so that is right. वो 18.7% या nearly 1/5 ही हो जाता है. 18.7% नियरली 150 है, ऐसे भी लिख सकता है. तो आप ये डेटा भी याद रखेंगे. एंड अब थोड़ा सा आप इंटरलिंकेजेज सीखिए. सी, द सेम डेटा इज यूजफुल फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज दिस डेटा कैन बी कोटेड इन योर एसे. अगर आप मान लीजिए कोई एसे लिख रहे हैं यूपीएससी के लिए और टॉपिक कोई फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर या चैलेंजेस ऑफ इंडिया ऐसे करके है, तो वहाँ आप ये सब डेटा भी कोट कर सकते हैं. The another important thing that the report pointed out was that 37.4 million children under 5 were stunted in India. 5 साल से कम के बच्चे ना, 37.4 मिलियन बच्चे भारत में ना stunted हैं. Now it is important, what is stunted? Stunting means low height for age. Age के अकॉर्डिंग बच्चों की हाइट नहीं बढ़नी. फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा है दैट इज ऑफ 5 years एज, लेकिन हो क्या रहा है, उसकी हाइट इंक्रीज नहीं हो रही. दैट इज स्टंटिंग. ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये वेस्टिंग, स्टंटिंग ये क्या है, एज वेल एज आप ये डेटा भी याद रखिएगा. एंड अनदर फैक्ट दैट द रिपोर्ट पॉइंटेड आउट वॉज मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वुमेन नाउ सफर फ्रॉम अनीमिया. सी, इंडियन वुमेन जितनी भी है ना कंट्री में, उनका 50% सफ़र फ्रॉम एनीमिया. टू पुट इट इनटू सिंपलर टर्म्स,
उनके अंदर खून की कमी है, डिफिशियंसी ऑफ आयरन, अनीमिया, दे आर अनीमिक। एंड दिस प्रॉब्लम हैज बीन राइजिंग स्टडीली, लगातार राइज हो रही है ये प्रॉब्लम, ग्रोइंग फ्रॉम 50.1% इन 2012 टू 53.7%। लगातार अनीमिया भारत की महिलाओं में बढ़ता जा रहा है। ओके, अब इस पॉइंट को आप वुमेन एम्पावरमेंट से, उनके हेल्थ इश्यूज से भी लिंक कर सकते हैं अपने मेंस में, और प्रीलिम्स के लिए ये फैक्ट याद रख सकते हैं। एंड दिस इंडिया कंटिन्यूज टू हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड पीपल ग्लोबली। Undernourished simply means that people are not able to consume that amount of food which is essential for them to do डेली एक्टिविटीज़। जो रोज़मर्रा के काम करने के लिए भी जितनी एनर्जी चाहिए ना, वो भी नहीं कर पा रहे, उतना खाना भी नहीं खा पा रहे हैं कुछ लोग इंडिया के अंदर, अंडर नरिश्ड लोग हैं। एंड moving from India, the report also talks about worldwide data. Asia accounted for highest number of undernourished people. अब यहाँ से प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बनता है, वो यूपीएससी लिख देगा अफ्रीका अकाउंटेड फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ अंडरनरिश्ड पीपल, एंड most of the aspirants, majority of the aspirants would think that Africa is a continent ridden with poverty and other problems. So क्या पता अफ्रीका ही आंसर हो, but no, undernourishment is high in Asian continent. Then at the second number the continent of Africa comes, and on the third Latin America comes, and then comes the Caribbean nations. तो आपको ये सारा डेटा भी याद रखना है इस रिपोर्ट का। Now this report pointed out the factors behind these problems. Low income, when people don't have sufficient income, how would they afford good quality of food? तो उनकी जो लो परचेजिंग पावर पेरिटी है, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर फॉर दिस। फिर जैसे अनीमिया है इंडियन वुमेन में, सो दे आर मैनी ऑफ द वुमेन आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, उनको अवेयरनेस ही नहीं है। नाउ पोवर्टी, ओके, एंड अनदर इज लिमिटेड एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कहीं पे आंगनवाड़ी नहीं है बच्चों के लिए, कहीं एजुकेशन नहीं है, कहीं पे अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है जहां सब ट्रीटमेंट ले सकें इफ दे सफ़र फ्रॉम अनीमिया और एनी अदर क्रोनिक इलनेस। तो आपको ये याद रखना है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाई दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट। सी, यू कैन सी हियर, दिस इज वेस्टिंग एंड वी रेड अबाउट स्टंटिंग, एंड यूपीएससी ने यहीं पे क्वेश्चन पूछा भी था। दिस इज ए पीवाईक्यू, प्रीलिम्स में ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इंडिकेटर्स यूज्ड बाय IFPRI टू कंप्यूट ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। देखिए आप, कितना अच्छा एमसीक्यू है, देख रहे हैं ना आप। तो इसका आंसर जो है ना, वो ये तीनों हैं, 1 2 3। सी इसका आंसर है, अंडर नरिशमेंट भी है, चाइल्ड स्टंटिंग भी है, चाइल्ड मोर्टेलिटी भी है। ओके, 1 2 3। और स्टूडेंट एक फोर्थ और है, वो हमने ऊपर पढ़ा है, दैट इज चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग देख लीजिए, अब ये न्यूज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है इस पे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन नजिंग न्यूरॉन्स। सी, इस न्यूज़ में जो था क्रक्स, दैट इज डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ना, इट इज़ अ मेडिकल टेक्निक जिसमें क्या होता है, डॉक्टर्स इम्प्लांट इलेक्ट्रोड्स डीप इनसाइड स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द ब्रेन टू ट्रीट सर्टेन डिसऑर्डर्स। फॉर एग्जाम्पल, किसी के ब्रेन के अंदर कोई डिसऑर्डर है, इफ ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग और ब्रेन इज माल फंक्शनड, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट, इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं ना, इलेक्ट्रोड्स वो इम्प्लांट कर देते हैं उनके ब्रेन के अंदर और उस डिसऑर्डर को ठीक कर देते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड्स करते क्या हैं, these electrodes are connected by wires to a small device similar to a pacemaker which is usually placed under the skin in the upper chest। ये इलेक्ट्रोड्स को एक डिवाइस में लगा दिया जाता है और उसके अंदर एक वायर होता है, जैसे पेसमेकर होता है ना, उसी तरीके का। एंड देन दैट डिवाइस इज अटैच्ड टू आवर अपर चेस्ट। देन
द डिवाइस सेंड्स कंट्रोल्ड माइल्ड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस टू टारगेटेड ब्रेन रीजन। आपका जो ब्रेन रीजन है किसी भी इंडिविजुअल का जहाँ पे डिसऑर्डर है वहाँ वो सिग्नल भेजता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस भेजता है, और उससे क्या होता है, ब्रेन बिकम्स हेल्थी। तो आप याद रखेंगे कि ये जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है ये क्या है ना। ये मेंस में GS3 में पक्का क्वेश्चन बन सकता है 10 मार्कर, व्हाट इज डीप ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्निक। तो ये क्या करता है, उससे फिर ये डिवाइस आपके जो केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं ब्रेन के अंदर उनको रेक्टिफाई कर देता है। ये ना आपका जो न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है ब्रेन के अंदर उनको मॉडिफाई करता है कि वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करें। इलेक्ट्रिकल पल्सेस डिलीवर करता है एंड इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ट्रिमर्स एंड मसल स्टिफनेस। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्निक की एडवांटेज है कि इसका जो इम्पैक्ट होता है ना दैट इज रिवर्सिबल। यूपीएससी स्टेटमेंट में लिख देगा द इम्पैक्ट ऑफ डीप ब्रेन स्टिमुलेशन आर इरिवर्सिबल। यस दे आर रिवर्सिबल नॉट इरिवर्सिबल। मतलब अगर आप डिवाइस को टर्न ऑफ कर दोगे ना तो आपका जो पहले कंडीशन थी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, उसी कंडीशन में वापस आ जाओगे। एंड अनदर थिंग इज इट डज नॉट डिस्ट्रॉय टिश्यूज, आपके ब्रेन की टिश्यूज को खराब नहीं करता है। ओके वो स्टेटमेंट डाल देगा दैट दिस टेक्निक डिस्ट्रॉयज टिश्यूज, ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है ऐसे करके। नो इट डजंट डिस्ट्रॉयज टिश्यूज, तो आप याद रखेंगे इसको। अब जो मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं उनको ठीक करती है ये टेक्निक। पार्किंसंस डिजीज पेशेंट्स जो होते हैं ना उस टेक्निक को ठीक करती है ये। डाइस्टोनिया को ठीक करती है ये टेक्निक। ओके एंड दैट अदर इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और जो ये डाइस्टोनिया है ना इनको आप समझिए कि कुछ लोगों का जब ब्रेन फंक्शन नहीं करता ना प्रॉपरली तो वो ना मतलब उनकी बॉडी में वो सेम उनकी बॉडी से वो सेम एक्टिविटी करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल हाथ हिलाते रहेंगे या दे बिगन टू ओपन देयर माउथ कंटिन्यूअसली। तो ये सारी बीमारियां हैं डाइस्टोनिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड ऑल दीज। ओके तो इन सभी बीमारियों को ठीक करने में काम आती है ये टेक्निक कॉल्ड एज डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, ये डाउन टू अर्थ पे न्यूज़ थी। इंटरनेशनल टाइगर डे 2025 लाइक द सुंदरबंस, दक्षिण राय एंड वेस्टर्न इंडियाज वागोबा, अम्बा लॉर्ड्स ओवर द रशियन फार ईस्ट टाइगर। ओके तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने लिखे हैं। अमूर और द साइबेरियन टाइगर इज द लार्जेस्ट कैट ऑन द अर्थ। जो कैट फैमिली होता है ना या आप समझ लीजिए जितने भी टाइगर है उनमें सबसे बड़ा टाइगर होता है साइबेरियन टाइगर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अमूर। ठीक है एंड इट्स IUCN स्टेटस इज एंडेंजर्ड। ओके एंड इट हैज नो नेचुरल प्रीडेटर्स एक्सेप्ट ह्यूमंस। साइबेरियन टाइगर को कोई इसका नेचुरल प्रीडेटर नहीं है, केवल इंसान ही मतलब हंट कर दे इसको, वो अलग बात है। एंड देर आर सर्टेन ट्राइब्स दैट वर्शिप दिस टाइगर, दीज आर उदेगी, ननाई, ओरोक ट्राइब्स ऑफ रसिया। और अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है टाइगर्स के बारे में, साइबेरियन के बारे में भी एज वेल एज ऑल अदर टाइगर्स, दे आर DGT ग्रेड। DGT ग्रेड व्हाट डज इट मीन? दे वॉक ऑन देयर toes or digits rather than on the flats of their feet like we humans do। DGT ग्रेड का मतलब है जो ये टाइगर होते हैं ना ये अपने टोज के ऊपर चलते हैं, अंगूठे के ऊपर, पाँव के पे, ना कि फ्लैट फुट पे। और इसी की वजह से ना उनका जो प्रे होता है ना शिकार, उनको पता नहीं लग पाता, साउंड नहीं आ पाती उनकी कि वो नज़दीक पहुंच गए हैं क्या। एंड दिस इनेबल्स देम टू हंट फ्यूरियसली एंड ईजीली। ओके अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये वाइल्ड एनिमल्स फेवरेट हो चुके हैं यूपीएससी के। इन द पास्ट यूपीएससी हैज़ आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। ये देखिए 2023 में ये प्रीलिम्स में पूछा गया था दैट लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स चीताज डू नॉट रोर। एंड थर्ड इज अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड्स डू नॉट proclaim their territory by scent marking।
So you need to tell which of the above given which of the statements given above are correct. See, the correct answer is A option, 1 and 2 only. This is wrong and 1 and 2 are fine. But PYQ भी solve कर लिया, as well as ये भी देख लिया हमने that ये जो न्यूज़ थी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, why this was important. इस PYQ से हमें हिंट मिलता है कि हमें ये न्यूज़ याद रखनी होंगी. Now moving on to the next news. See, the news is on hydro diplomacy. सभी को पता है that China is constructing a dam on ब्रह्मपुत्रा, और इंडिया बीइंग अ लोअर राइपेरियन स्टेट, तो इंडिया के लिए कंसर्न्स हैं. अब चाइना खुद वाटर कंट्रोल कर लेगा जब इस रिवर के, तो वो फ्लड कर सकता है इंडिया को, है ना, पानी को रोक ले कभी भी सप्लाई को. तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में थी. लेकिन जो इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज, ये आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर है. दिस रिवर इज कॉल्ड एज यरलुंग जेंगपो और जेंगपो इन तिब्बत. इंडिया के अंदर एंटर होते ही इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्रा. ओके, जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है ना, वहाँ इसका नाम है जेंगपो. एंड दिस रिवर एंटर्स इंडिया एट अ विलेज इन अरुणाचल कॉल्ड एज जेलिंग विलेज. जेलिंग विलेज, जेलिंग पॉइंट, यू कैन से जेलिंग पॉइंट. एंड नाउ ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए. बट प्रीलिम्स में हम ये फोकस कर रहे हैं कि हमें इसकी ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए, लाइक मनास, सुबनसिरी, दिबांग, लोहित, दिहांग, धनसिरी. ओके, सो ये सारी ट्रिब्यूटरीज आप याद कर लीजिएगा इस रिवर की. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी ने सिमिलरली एक ऐसा एमसीक्यू पूछा हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा? दिबांग, कमेंग, लोहित, all these three are tributaries. So D is the correct answer. तो अब ये देख लीजिए कि ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए. ये हमने देख लिया है और इस बहाने हमने ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरीज भी याद कर ली हैं. ओके, नाउ देयर वाज दिस इंडेक्स इन न्यूज़, ग्लोबल टॉर्चर इंडेक्स. ये एक न्यूली डेवलप्ड इंडेक्स है जो जून 25 को ही मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है इन द ईयर 2025. एंड विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड दिस टूल? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट टॉर्चर. जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट टॉर्चर है ना, उन्होंने ये डेवलप किया है इस टूल को. तो आपको ये याद रखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू आ सकता है, दैट विच अमंग्स द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट्स ग्लोबल टॉर्चर इंडेक्स. इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है? हाई रिस्क कैटेगरी में, हाई रिस्क कैटेगरी. और एक चीज़ आपको याद रखनी है ना, वो है इंडिया इज़ ए सिग्नेटरी टू यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर. इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस की एक जो कन्वेंशन है ना टॉर्चर पे, उसको साइन तो कर रखा है, बट इंडिया इज़ येट टू रेटिफाई इट. इंडिया ने उसे रेटिफाई नहीं कर रखा. साइन करना और रेटिफाई करने का डिफरेंस केवल इतना है कि इंडिया ने साइन किया है ना, तो ये बोला है कि इस ट्रीटी के जो प्रोविजंस है ना, उनके साथ हम एग्री करते हैं. बट व्हेन यू रेटिफाई इट और व्हेन एनी कंट्री रेटिफाइज इट, वो क्या करता है, वो कंट्री डोमेस्टिक लेजिस्लेशन भी लेके आता है. यानी सब्सटेंशियल अप्रोच अडॉप्ट करता है कि अब हमने इसको रेटिफाई कर दिया है तो हम एक कानून भी बनाएंगे और उसको लीगली बैक भी करेंगे विद इन आवर कंट्री. तो आप याद रखेंगे, यूपीएससी आपसे यहाँ ये भी पूछ सकता है दैट इंडिया इज अ रेटिफिकेटरी टू यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर. सो इन दैट केस द स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग. इंडिया इज नॉट अ रेटिफिकेटरी, इंडिया इज जस्ट अ सिग्नेटरी. तो ये भी आप याद रखेंगे. अब देखिए, इसी सेम न्यूज़ को आप ना ह्यूमन राइट्स के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आ गया GS2 में, या ऐसे आ गया कोई पुलिस पावर के ऊपर या जैसे भी, तो वहाँ आप इस ग्लोबल टॉर्चर इंडेक्स को कोट कर सकते हैं इंडिया को भी, कि इंडिया फॉल्स इन हाई रिस्क कैटेगरी. ठीक है ना. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज. सी, देर इज दिस पेनिनसुला in the far eastern Russia called as Kamchatka Peninsula, and it was in headlines because of volcanic eruptions. यहाँ पे अर्थक्वेक और वोल्केनो आता रहता है, तो वोल्केनो इरप्ट हुआ, सो इट वॉज इन हेडलाइंस. तो पहले तो ये देखना है दैट ये जो कमचटका पेनिनसुला है ना, इट लाइज ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर सिंपली आप इसको समझिए दैट इट इज एक्टिव जोन ऑफ volcanoes and earthquakes. ओके, अब
जो एक चीज हमें याद रखनी है वो है कमचटका पेनिनसुला लाइज बिटवीन सी ऑफ ओखोट्स्क एंड बेरिंग सी। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। सराउंडेड बाय सी ऑफ ओखोट्स्क इन द वेस्ट एंड बेरिंग सी इन द ईस्ट। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये कौन से दो सीज हैं, उनके बीच में लाई करता है ये पेनिनसुला। ठीक है ना, तो ये न्यूज़ में था, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, सी related to sports, teenager Divya outlasts Humpy, emerges India's first women World Cup winner। जो दिव्या देशमुख है ना, उन्होंने वो इंडिया की पहली वुमेन बन गई हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है वुमेन कैटेगरी में, चेस के स्पोर्ट्स में, चेस के अंदर, चेस गेम में। ठीक है ना, अब ये चेस इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूपीएससी ने प्रीवियसली चेस पे और स्पोर्ट्स पे जैसे खो खो हो गया, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले फैक्ट देखते हैं। दिव्या देशमुख बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द वर्ल्ड कप। सी होल्ड्स डबल गोल्ड मेडल्स इन द बुडापेस्ट ओलंपियाड इन 2024। हंगरी में बुडापेस्ट ओलंपियाड हुआ था ना, वहाँ पे। एंड सी इज द सेकेंड टीनेज्ड इंडियन गर्ल आफ्टर कोनेरू हम्पी टू अर्न ए ग्रैंड मास्टर टाइटल। ये याद रखेंगे आप। सी इज द थर्ड विनर ऑफ द वर्ल्ड कप आफ्टर एलेक्जेंड्रा कोस्टिन्विक एंड एलेक्जेंड्रा गोरियासिकना। ठीक है ना, आप ये याद रखेंगे। फर्स्ट तो इंडियन वुमेन है दिव्या देशमुख जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है वुमेन कैटेगरी में, चेस के गेम में। एंड थर्ड वर्ल्ड लेवल पे है। ये जो दो थी ना, एलेक्जेंड्रा, ये इनसे पहले दो जीत चुकी हैं। एंड सी इज द फोर्थ इंडियन वुमेन टू बिकम ए ग्रैंड मास्टर आफ्टर हम्पी, हरिका एंड वैशाली। फोर्थ इंडियन वुमेन है जो ग्रैंड मास्टर बनी है कोनेरू, हम्पी, हरिका और वैशाली के बाद। और ओवरऑल 44th हैं। और 19 ईयर ओल्ड इज़ नाउ इंडियाज 88th GM। ये सारा न्यूमेरिकल डाटा, आई नो दैट इट इज़ हार्ड टू रिमेंबर, लेकिन आप कैसे भी करके याद कर लीजिएगा बिकॉज चेस से अगर कोई क्वेश्चन आया है पिछले 1-2 सालों में स्पोर्ट्स पे, तो उसमें न्यूमेरिकल डाटा काफ़ी रहता है। ये देखिए यहाँ पे चेस में, यहाँ देखिए खो खो के ऊपर सवाल आया था तो उन्होंने स्कोर तक भी पूछ लिया था। और चेस पे जो सवाल आया था इसमें भी काफ़ी था। तो पहले एक चेस के PYQ को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द 44th चेस ओलंपियाड 2022। फर्स्ट इज, इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट चेस ओलंपियाड वॉज हेल्ड इन इंडिया। सेकेंड इज, ऑफिशियल मैस्कोट वॉज नेम्ड थाम्बी। थर्ड इज, ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द ओपन सेक्शन कप इज वीरा मेंचिक कप। एंड फोर्थ इज, trophy for the winning team in the women's section is the Hamilton Russell Cup. How many of the statements given above are correct? आपको बताना है 4 में से कितने करेक्ट हैं। See, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑफिशियल मैस्कोट थैम्बी था और फर्स्ट टाइम चेस ओलंपियाड इंडिया में हो रहा था। बट थर्ड एंड फोर्थ आर रॉन्ग। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग इंपॉर्टेंट। वेन एवर यूपीएससी ट्रिक्स, इट जनरली एक्सचेंजेस द इंफॉर्मेशन बिटवीन स्टेटमेंट्स। जो मैन सेक्शन है ना, ट्रॉफी फॉर विनिंग टीम इन ओपन सेक्शन इज द वेरा मैंचिक। जो ओपन सेक्शन है उसमें जो ट्रॉफी है ना, दैट इज हैमिल्टन रसेल कप। एंड द नेम ऑफ द ट्रॉफी इन वुमेन्स सेक्शन इज वीरा मैंचिक। तो यूपीएससी एक्सचेंज कर देता है स्टेटमेंट्स में। तो आप, अगर आपके सामने ऐसा MCQ हो कभी भी, तो आप याद रखेंगे कि हाउ यूपीएससी एक्सचेंजेस स्टेटमेंट्स। ओके, तो स्पोर्ट्स की न्यूज़ आप देख लीजिएगा कितनी इंपॉर्टेंट है। ये खो खो के ऊपर भी एक सवाल आया था, इसमें केवल A आंसर था, 1 करेक्ट था, 2 और 3 रॉन्ग थे। यूपीएससी ने क्या किया है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में भी डेटा एक्सचेंज कर दिया। इंडियन मैन ने नेपाल को हराया था और इंडियन वुमेन ने भी नेपाल को हराया था, बट ये स्कोर वुमेन का था और ये मैन का था। ऐसा कुछ कर दिया है, एक्सचेंज कर दिया। यहाँ भी एक्सचेंज कर दिया 2 स्टेटमेंट्स के बीच डेटा। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है, दीज रिवील दैट यूपीएससी एक्सचेंज करती है इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आए जहाँ पे मैन वुमेन की कैटेगरी हो, तो थोड़ा दिमाग लॉजिक अप्लाई कीजिएगा, दैट क्या पता उन्होंने गलत लिखा हो, एक्सचेंज कर दिया हो डेटा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट MCQ। सी, अभी ना कुछ साइंस के जर्नल्स हैं
और कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी के आर्टिकल्स आ रहे थे। आर्सनिक लाइफ क्लेम। इस न्यूज़ के बारे में आप ये जानिए पहले दैट every living entity in this world, be it any microorganism, organism, or human beings, everyone's DNA contains phosphorus. phosphorus हम सब के DNA में phosphorus है, and no living being can remain alive in absence of this element, phosphorus के बिना। बट एक क्लेम आया 2010 में, ये न्यूज़ में रहा कि एक ऐसा बैक्टीरिया मिला है यूनाइटेड स्टेट्स की एक लेक के अंदर जिसके अंदर फॉस्फोरस नहीं है बट एक टॉक्सिक एलिमेंट है आर्सनिक, एंड स्टिल दैट बैक्टीरिया इज सर्वाइविंग। तो इसने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को ना थोड़ा सा मतलब इट एस्टाउंडेड, थोड़ा सा अचंभे में डाल दिया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, आपको ये याद रखना है कि वो जो बैक्टीरिया है ना उसका नाम है GFAJ1, ठीक है ना। रिसर्चर्स ने उसका नाम दिया है GFAJ1। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है बैक्टीरिया GFAJ1 कंटिन्यू टू ग्रो एल्बिट मोर स्लोली इन आर्सनिक रिच एंड फॉस्फेट पुअर मीडिया पोटेंशियली इनकॉर्पोरेटिंग आर्सनिक इनटू न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन एंड मेटाबोलाइट्स। तो आपको ये टर्म जो है ना GFAJ1 साइंस का ये याद रखना है, बिकॉज इन द पास्ट यूपीएससी हैज आस्क्ड, ठीक है। तो ओके आपको ये टर्म GFAJ1 याद रखना है, बिकॉज इन द पास्ट यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग साइंटिफिक टर्म्स, ठीक है ना। द टर्म ACE2 इज टॉक्ड अबाउट इन द कंटेक्स्ट ऑफ, ये टर्म न्यूज़ में रहा था आज से कुछ साल पहले, तो यूपीएससी ने पूछ लिया। सो GFAJ1 भी याद रखिएगा। अब ACE2 क्या था? जीन्स इंट्रोड्यूस्ड इन द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, C. Radio collars for wildlife tracking, and D. Spread of viral diseases। बताइए। C. The correct answer is D option, spread of viral diseases। ACE2 was talked in context of this, D option। Okay, so this question proves that UPSC अपनी नज़र ऐसे कुछ टर्म्स पे बनाए रखता है, and there is a higher probability it might ask this, it might ask an MCQ on this। Now, moving on to the next news, that is why the world needs better green technologies। अब ये एक और न्यूज़ थी कि दुनिया को ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत क्यों है। वी ऑल नो दैट क्लाइमेट चेंज हैज़ बिकम ए रियलिटी, ग्लोबल वार्मिंग राइज हो रही है, ठीक है ना। हमारी मैरीन लाइफ एज वेल एज जो ह्यूमन लाइफ है, नेचर है, उसको नुकसान हो रहा है काफ़ी क्लाइमेट चेंज के कारण। तो इस आर्टिकल में काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। एक तो इस आर्टिकल में ये बताया गया था एक टेक्नोलॉजी के बारे में कॉल्ड एज गैलियम आर्सेनाइड थिन फिल्म टेक्नोलॉजी, और एक कुछ बात हुई थी इस आर्टिकल में अबाउट यूरोप इज़ ऑलरेडी वर्किंग ऑन रिन्यूएबल फ्यूल्स ऑफ नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन। सो आइए हम देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ठीक है ना। फर्स्ट गैलियम आर्सेनाइड थिन फिल्म टेक्नोलॉजी को देखते हैं। ये गैलियम आर्सेनाइड थिन फिल्म टेक्नोलॉजी है ना, इसके अंदर थिन लेयर्स ऑफ गैलियम आर्सेनाइड का यूज़ होता है, जो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, और इसका यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर। किसके अंदर यूज़ होता है इसका? इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर। नाउ गैलियम आर्सेनाइड थिन फिल्म टेक्नोलॉजी है ना, ये हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है, डायरेक्ट बैंड गैप इसकी क्वालिटी है, और ये हीट को भी अच्छे से रेजिस्ट कर पाती है। दैट्स वाई इट इज़ प्रेफर्ड फॉर दिस मेकिंग थिन फिल्म्स, थिन सीट्स जो सोलर एनर्जी को हार्नेस करती हैं, है ना। इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई टेम्परेचर को भी रेजिस्ट कर लेती है ये। तो आप याद रखेंगे ये गैलियम आर्सेनाइड ये क्या है। नाउ ये टेक्नोलॉजी जो है गैलियम आर्सेनाइड, ये यूज़ किस में होती है? फोटोवोल्टिक्स, सोलर सेल्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस में, एलईडीज़ में और लेज़र डियोड्स में। और ये देखिए आप, इट इज़ रेजिस्टेंट टू रेडिएशन देन सिलिकॉन, और इसीलिए ये यूज़ होती है सैटेलाइट्स में, स्पेसक्राफ्ट में और मिलिट्री सिस्टम्स में। तो आपको एमसीक्यू आ सकता है कि इन विच अमंग्स द फॉलोइंग डिवाइसेस और इन विच अमंग्स द फॉलोइंग थिंग्स दिस गैलियम आर्सेनाइड थिन फिल्म इज़ यूज्ड।
तो आप याद रखेंगे ये सारी चीज़ों में यूज़ होती है ये। ओके, एक्सरे और गामा रे डिटेक्टर्स में भी यूज़ होती है। केमिकल और गैस सेंसर्स होते हैं ना, उनके अंदर भी ये गैलियम आर्सेनाइड थिन फिल्म्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें इस आर्टिकल में थी, आप याद रखेंगे। एज वेल एज एक और जो कीवर्ड था वो था रिन्यूएबल फ्यूल्स ऑफ नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस। इन सिंपलर टर्म्स, रिन्यूएबल फ्यूल्स ऑफ नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन्स are fuels made without using biomass, instead produced from renewable electricity, water, CO2 and nitrogen। ये वो फ्यूल्स हैं जो बिना बायोमास के बनते हैं और जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ना उनसे बनते हैं, जैसे सोलर और विंड एनर्जी हो गया। ओके, CO2, नाइट्रोजन, इन सब से। नाउ इम्पोर्टेंट क्यों है ये RFNBOs? दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर डीकार्बनाइजेशन। अगर अब क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को रिड्यूस करना है तो आप इनका यूज़ करिए, RFNBOs का। एंड these कैन बी यूज्ड इन these सेक्टर्स: एविएशन, हैवी इंडस्ट्री, मैरीटाइम, शिपिंग। अब जो MCQ पूछ सकती है UPSC, वो पूछ सकती है दैट विच अमंग्स द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ दिस RFNBOs। देन आप याद रखेंगे ये नाम: ग्रीन हाइड्रोजन, ई मीथेन, ई डीजल, ग्रीन अमोनिया, ई मिथेनॉल एंड ई कैरोसिन। दीज ऑल आर पार्ट ऑफ रिन्यूएबल फ्यूल्स ऑफ नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन्स। याद रखिए, रिन्यूएबल फ्यूल्स ऑफ नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन, और ये एग्जाम्पल हैं इसके: green ammonia, methanol and all. Okay, now moving on to the next important news. See, this news of international relations caught everyone's attention because recently US President Trump imposed heavy tariff upon India as well as many of its trading partners, many of United States trading partners। ठीक है, तो आपको एक जो इम्पोर्टेंट डेटा याद रखना है ना, वो ये याद रखना है दैट यूनाइटेड स्टेट्स ने जो 2025 में सबसे ज़्यादा टैरिफ इम्पोज किया है ना, वो किया है कनाडा के ऊपर, एंड आफ्टर दैट ऑन चाइना, एंड इंडिया रैंक्स ऑन 3rd पोजीशन। ठीक है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स इम्पोज्ड हाईएस्ट परसेंट ऑफ टैरिफ ऑन इंडिया, तो वो रॉन्ग होगा, 3rd हाईएस्ट है, हाईएस्ट नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ये देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था ये UPSC ने। ओके, तो आप याद रखेंगे इसे। एज वेल एज अदर कंट्रीज को भी आप याद रखेंगे: मैक्सिको, साउथ कोरिया, वियतनाम, ताइवान, जापान, आयरलैंड, जर्मनी। ठीक है ना। अब जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट था जिससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी इस न्यूज़ में, वो ये था, ये जो टैरिफ इम्पोज किया है ना USA ने इंडियन इंपोर्ट्स के ऊपर, तो क्या होगा दैट सच टैरिफ्स आर पेड बाय इंपोर्टर्स इन द US रेदर देन द कंट्री ऑन विच द टैरिफ्स आर लिवाइड। अब ये इंडियन गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा दिया गया है, तो इसका पैसा इंडिया नहीं देगा। जो पेमेंट होगी ना वो यूनाइटेड स्टेट्स के जो इंपोर्टर्स हैं ना, जो एक प्रोडक्ट इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से मान लीजिए इन इंपोर्टर्स ने इंडिया से इंपोर्ट किया कुछ, तो ये खुद इस टैरिफ का चार्ज देंगे। बट अब आप सोचोगे सर फिर इसमें पैसा भी उन्हीं के इंपोर्टर्स दे रहे हैं टैरिफ का, देन व्हाट्स द हार्म फॉर इंडिया? जो हार्म है ना इंडिया को इस टैरिफ रेजिंग इशू का, वो ये है कि इंडिया के जो गुड्स हैं इनकी डिमांड कम हो जाएगी कि भाई ये चीज़ तो हमारे महंगी पड़ रही है, हमें टैरिफ देना पड़ रहा है, तो इंडिया के अंदर से ये मंगवाना बंद कर देंगे। तो क्या होगा, इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं दे विल डिक्लाइन। फिर आपके बाहर से डॉलर कैसे आएगा, आपके फिर फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन करेगा। फिर जब इंडिया के एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन होंगे तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल बेस है, इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके पास ऑलरेडी गुड्स होंगी जिनकी डिमांड है ही नहीं, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, अदर कंट्रीज़ जैसे US नहीं खरीदेगा। फिर क्या होगा, वो प्रोडक्शन कम करेंगी, प्रोडक्शन कम होगा तो कम चीज़ें यूज़ करेंगी, कम वर्कर्स हायर करेंगी कि अभी रिक्वायर्ड ही नहीं है, चीज़ें बनानी नहीं है फैक्ट्री में। इससे क्या होगा,
स्लो डाउन आ जाएगा डोमेस्टिक इकोनॉमी में हमारी में, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, फैक्ट्रीज वर्कर्स बाहर निकाल देंगी कि अभी कोई चीज़ें खरीद ही नहीं रहा है लार्ज स्केल में, तो क्यों इतना प्रोडक्शन करें। ठीक है ना, ये चीज़ तो इससे आई होप आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुई है। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है यहाँ पे ये भी, क्योंकि ये 2024 में पूछा है यूपीएससी ने। स्टेटमेंट 1, इफ द यूएसए वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, होल्डर्स ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स टू रिसीव पेमेंट्स। दिस इज करेक्ट। अगर यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट है, मान लो वो अपना, उसके ऊपर भी कर्जा है और वो अपना डेट ना दे, और जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड होल्डर्स हैं वो क्या कर सकेंगे, वो उनके पास फिर कोई चारा नहीं है, उनको कोई पेमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसा होगा बहुत ही वेरी 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 एक्सट्रीम कंडीशन में। बट अगर ऐसा होता है ना, तो हाँ, जो बॉन्ड होल्डर्स हैं दे विल नॉट गेट एनीथिंग। वाई? बिकॉज जो यूएस गवर्नमेंट का डेट है ना, दैट इज़ नॉट बैक्ड बाय हार्ड एसेट्स बट ओनली बाय फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। बिकॉज जो यूएस गवर्नमेंट का जो कर्जा है ना, उसके पीछे गवर्नमेंट इस चीज़ की गारंटी नहीं देती दैट वी विल पे यू बैक इन फॉर्म ऑफ गोल्ड और रियल स्टेट, इसमें हम वापस नहीं करेंगे आपको। फिर भी लोग ट्रस्ट करते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का एक फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लोज होता है, फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लोज, फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लोज। ठीक है, तो इसको देखते हुए ही सरकार को डेट दिया जाता है। बट ऐसा होगा जब जब बहुत ही एक्सट्रीम या फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो यूएस की इकोनॉमी का सवाल था, आप ये न्यूज़ भी याद रखेंगे, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दिस इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैव पावर टू इम्पोज रेस्टिट्यूशनरी डैमेजेस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स है ना, एयर एक्ट और वाटर एक्ट के अंडर जिनको एस्टेब्लिश किया गया है, उनके पास रेस्टिट्यूटरी डैमेजेस की पावर है। अब सिंपल टर्म्स में रेस्टिट्यूटरी डैमेजेस क्या है, देखिए एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज दिस फैक्ट्री ए, इट प्रोड्यूसेस समथिंग and in the production process it causes water pollution in the nearby river, water pollution कर रही है ये। अब उस पानी को जो नुकसान हो रहा है ना, रिवर के पानी को, वाटर पोल्यूशन इन रिवर, उसके लिए ये ए ही तो जिम्मेदार है, इसी के प्रोडक्शन से हो रहा है। तो ये जो एक फैक्ट्री है, एक कंपनी है, इट हैज़ टू पे मनी, इसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, इट इज़ लायबल फॉर दैट पोल्यूशन। सो इसको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। दिस इज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स ने अगर पेनल्टी लगाई तो इसको रेस्टिट्यूशनरी डैमेज बोलते हैं। अब इस पूरी न्यूज़ में से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमें याद रखने हैं। रेस्टिट्यूशन डैमेज क्या है मैंने आपको बता दिया है, आप पीडीएफ में से पढ़ लेना। बट इंपॉर्टेंट ये है ये न्यूज़ कि ये जो रेस्टिट्यूशनरी डैमेज टर्म है ना, ये जो टर्म, द वेरी टर्म रेस्टिट्यूशनरी डैमेजेस, इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द एयर एक्ट ऑफ 1981 एंड वाटर एक्ट ऑफ 1974। ये जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स ना सेटअप किए गए हैं ना, ये इन्हीं दो एक्ट्स के अंडर किए गए हैं और इनके पास रेस्टिट्यूशनरी डैमेज इंपोज करने की पावर भी है। बट ये टर्म इन दोनों एक्ट्स के अंदर कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। और ये न्यूज़ इसलिए आई बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिसेंट इंटरप्रिटेशन में बताया है दैट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स कैन इम्पोज रेस्टिट्यूशनरी डैमेजेस। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों एक्ट को इंटरप्रेट किया और बताया कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स रेस्टिट्यूशनरी डैमेजेस इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, अगर स्टेटमेंट आ जाता है ना कि रेस्टिट्यूशनरी डैमेज टर्म इज मेंशन्ड इन दीज एक्ट्स, तो वो रॉन्ग होगा। इस एक्ट के तहत पावर जरूर है लेकिन टर्म मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, और ऐसे एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आते रहते हैं। 2019 में ये क्वेश्चन आया था, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 empowers the government of India to, first is, state the requirement of public participation in the process of environmental protection and the procedure and manner in which it is sought। जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है वो भारत सरकार को बोलता है
कि पब्लिक पार्टिसिपेशन की भी ज़रूरत है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन के ऊपर एम्फेसाइज नहीं करता, एंड इट लेज डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। दिस इज करेक्ट, जनरल स्टेटमेंट है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का क्या मकसद है भाई? आपको प्रदूषण कम करना है, ये सारी चीज़ें रिड्यूस करनी है, डिस्चार्जेज, एमिशन और ये सारी चीज़ें। तो ये तो जनरल सा स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए था। सो द आंसर इज बी ओनली, करेक्ट पूछा है बी, 2 ओनली। तो ये न्यूज़ हमें बताती है, ये MCQ, ये PYQ बताता है कि दैट दिस न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्ट के ऊपर सवाल आ जाता है तो आप याद रखेंगे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज दिस, लार्जेस्ट एशियन टोरटोइस बैक इन नागालैंड कम्युनिटी रिजर्व। ये सारा कुछ नहीं पढ़ना है, बस हमें ये ध्यान रखना है दैट ये जो लार्जेस्ट एशियन टोरटोइस है ना, इसका IUCN स्टेटस क्या है? इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ओके, तो आज का वीडियो स्टूडेंट्स यहीं एंड होता है, ठीक है ना? तो पिछले 6 से 7 दिनों के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे, फैक्ट्स थे, वो मैंने कवर किए हैं। आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, एंड यू विल फाइंड द PDF ऑफ दिस लेक्चर इन माय टेलीग्राम ग्रुप बादल सर एजुकेशन। सो ज्वाइन दैट ग्रुप एज वेल एज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए आप, बिकॉज my current affair series is going to prove very beneficial for you guys from prelims perspective. Okay friends, thank you and have a good day.